अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के शो में हम इंतहाई दुखी दिल के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आज कुछ एक लहर दौड़ी है, खुशी की भी, उम्मीद की भी, और यकीन जागा है उस बातों का जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। आज चंद दिनों में, गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान में हमने ये देखा है कि कोरोना वायरस की वजह से जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो और जो अमवात हो रही हैं उसमें कमी आना शुरू हुई है। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। गो कि ये अभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये अभी भी तशवीशनाक सूरत हाल है। 89 जो पीपल है वो अब पाकिस्तानी आज के दिन में इंतकाल कर गए हैं और 4471 केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। लेकिन आप जो ग्राफ देख रहे हैं इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि गुज़श्ता 7 दिनों की जो एक दिन की एक बार आपको नज़र आ रही है, इसमें सिर्फ एक दिन आज से 2 दिन पहले यानी कि ये फ्राइडे वाले दिन एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, बाकी चारों स्टैटिक नीचे को होते हुए नजर आ रहे हैं आपको। यानी मजमूई तौर पर हम देखें तो इसमें कमी आ रही है, यानी सिलेक्टेड लॉकडाउन कुछ हद तक काम करता हुआ नजर भी आ रहा है। वो कि अभी इसको 14 दिन लगेंगे, 14 दिन के बाद जो रिजल्ट आएंगे तो उससे इंक्यूबेशन पीरियड की एक रिजल्ट मिलेगा तो पता चलेगा। लेकिन अभी भी तशवीशनाक सूरत हाल है। ये एक डेवलपमेंट थी जो आपको बताना था। मैं आपको आदादो शुमार कुछ शेयर करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें बात बता दूं कि कौम और इस मुल्क ने और सल्तनत ने एहतियात की है, एहतियात करती रहें तो फिर बात बनती रहेगी और बात बन रही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कुछ बातें भी मानी गई हैं, शायद सिंध के अंदर अपडेट हुई है। अभी भी डॉक्टर्स की बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, वो भी जानेंगे। साथ में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो अशखास फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं उनकी बात को मानना होगा, सुनना होगा, रिजिडिटी मत दिखाएं। आज भी वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास हुआ और ताज़ा तरीन सूरत हाल दी गई। ऑक्सीजन की ज़रूरत का तखमीना लगाया गया। डॉक्टर्स बार बार कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। रिसोर्स मैनेजमेंट का जायज़ा लिया गया। बार बार डॉक्टर्स कहते रहे कि रिसोर्स मैनेजमेंट रोज़ाना की बुनियाद पर मैंने कल तस्वीरें देखी जो मेरे पास मौसूल हुई। तकरीबन 64 के करीब हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो कोरोना वायरस से लड़ते हुए आपके लिए और मेरे लिए वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। गो के ये रेशो है, ये हो सकती थी कोरोना से लड़ते हुए, लेकिन शायद हम और ज़्यादा कर लेते तो और एहतियात कर लेते तो शायद और भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता था। अब भी सूरत हाल बहुत तशवीशनाक बनती हुई नज़र आ रही है। डॉक्टर्स की अभी भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, वो बार बार डिमांड कर रहे हैं, बार बार कुछ डिमांड्स कर रहे हैं जो उनकी ज़रूरत भी है और माननी भी चाहिए, ज़रूरी भी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा मामला आ गया है, वो ये कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, सेलेक्टेड लॉकडाउन तो अपनी जगह पर, वहाँ पर अच्छी खासी उसके ऊपर पाबंदी की जा रही है, लेकिन वहाँ पर पुलिस वालों की चांदी हो गई है। मुतअद्दिद जगहों पर ऐसी इंफॉर्मेशंस मौसूल हुई कि जो जान पहचान है या कुछ ले दे के कुछ देर के लिए गली से या मोहल्ले से बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। दूसरी बात यह है कि दुकानदारों को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, किराना स्टोर हैं, जिनको जो कि नोटिफिकेशन आया उसकी सीरियल नंबर C के अंदर मेंशन है कि वो 9 बजे से लेकर 7 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं और वो 7 दिन दुकानें खोल सकते हैं। वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त। उनकी दुकानें कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी सारा दिन नहीं खुलने दी जाती और कहा जाता है कि चूँकि 5 दिन दुकानें खोल सकते हैं, बाकी 2 दिन लॉकडाउन है तो आप इसको भी बंद करें, हालांकि इसकी इजाज़त दी गई। ये कुछ शिकायत आ रही हैं। फिर जो बार्बर शॉप्स हैं वो बहुत परेशान है, सैलून्स के साथ जिनका ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और परेशानी में है, उनका काम नहीं चल पा रहा है। गो के उनको खोलने की कुछ हद तक पंजाब के अंदर इजाज़त है, दुकानें खुली हुई हैं, सैलून्स खुले हैं, SOPs की इजाज़त मिल रही है, लेकिन वहाँ पर भी जो गाहकी का रश है वो कम है। तो मजमूई तौर पर जो आपको सूरत हाल बताऊँ, अब कोरोना की मजमूई तादाद 1,81,088 हो गई है और हलाकतें 3,590 हो चुकी हैं। आज पंजाब में 1204 केसेस आए हैं, 24 अमवात हुई हैं। इस्लामाबाद में 250 केसेस आए हैं, 3 अमवात हुई हैं। गिलगित में 10 नए केसेस आए हैं, 1 अमवात हुई है। इसी तरह सिंध की भी बताता हूँ, आज़ाद कश्मीर में 32 नए केसेस आए हैं और जो 24 घंटे में 3,566 अफराद शफायाब हुए हैं। अब जो आने वाले 1 महीने के बाद तकरीबन 6,000 जो क्रिटिकल पोजीशन में अफराद हैं उनकी जान बचा सकते हैं। सिंध में 1464 नए मरीज़ आए हैं, 14 अमवात हुई हैं।
तो आइए ज़रा इस सूरत हाल के बाद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पेट्रोलियम चीफ डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी साहब, उनसे बात। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रिकवर हो चुके आप, खुद कोरोना के मरीज़ हुए, फाइट करते हुए, लोगों की जान बचाते हुए। अब बताएं सूरत हाल क्या है, क्या ये वाकई दुरुस्त है कि कमी का रुझान आ रहा है? क्योंकि जो ग्राफ हमें नज़र आ रहा है उसमें तो वाकई टिल्ट डाउन हो रहा है। इसके कोई फैक्टर्स बता सकते हैं, और अभी अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? मुर्तज़ा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया मुझे। अच्छा, एक जो ग्राफ आप हम समझते हैं कि नीचे की तरफ जा रहा है, मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन के फिगर से हम इस पे कोई अंदाज़ा या कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा ये शुरू से ख्याल था कि जैसे आप लॉकडाउन करेंगे, जैसे आप इस चेन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो यही एक सोल्यूशन है जिससे हम बच सकते हैं कि हम घरों के अंदर रहें, फासला रखें, हम मार्केट्स में ना जाएं, हम बाहर ना जाएं। चलें, गवर्नमेंट ने हमारी लॉकडाउन की बात को तो ओवरलुक किया, जिसका खमियाजा इस कौम ने भुगता और ओपनली उसका रिजल्ट सबके सामने आया। सही। अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए हैं और लाहौर के काफी ज्यादा इलाके सील किए हैं। जी हाँ। अच्छा, इससे हमारा ये पर्सनली ख्याल है कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर ये वाकईतन बहुत इससे स्ट्रिक्टली इस पर अमल किया जाए और बहुत सारे इलाके जो कि ज्यादा कंजेस्टेड हैं या जहाँ बहुत ज्यादा मरीजों की तादाद है, उन्हें प्रॉपर सील किया जाए, तो हमारा ख्याल है कि इसको भी हम कुछ ना कुछ का फायदा हो सकता है। रही बात कि प्रैक्टिकली कम हुए हैं केसेस, अभी हॉस्पिटल में तो इसको फील नहीं किया जा रहा। हाँ, ये आज ग्राफ आप देख रहे हैं, एक दिन कम हुआ है या 1-2 दिन स्टेटिक रहे हैं, तो इससे अभी ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस नहीं है। हाँ, अगर 1 हफ्ते तक ग्राफ नीचे जाता है या पेशेंट की कंटिन्यूस वो तादाद नीचे की तरफ जाती है, तो वो सिग्निफिकेंट होगी, तो उसे हम देख सकते हैं। ठीक, अच्छा ये बताएं, डेक्सामेथासोन का जो था, डेक्सामेथासोन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई कि ठीक है जी ये बड़ा इफेक्टिव होगा, लेकिन मार्केट में भी ख़राब हुआ, अस्पतालों में मौजूद है। अच्छा मुर्जा भाई, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि डेक्सामेथासोन इवन WHO ने जब बाद में कहा, या ये रिसर्च बाद में आई कि डेक्सामेथासोन बड़ी इम्पोर्टेंट ड्रग है कोरोना के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर इसे पहले से यूज कर रहे थे। ठीक है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स डेक्सामेथासोन जब ये रिसर्च नहीं आई थी तो तब से ये पहले से यूज कर रहे थे। मैं ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस देखता हूँ कि वो स्टीरॉयड को यूज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फैक्स भी यूज करते हैं, डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी यूज किया जाता है। हाँ, मार्केट के अंदर ये बिल्कुल गायब है, ब्लैक के अंदर मिल रहा है, हॉस्पिटल के अंदर अभी ये अवेलेबल है। लेकिन अगर ये पेशेंट की तादाद ऐसे रही तो आई होप कि गवर्नमेंट इसकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यू करेगी, पहली दवाइयों की तरह या ऑक्सीजन की तरह या एक्टेमरा की तरह ये एकदम शॉर्ट नहीं होगा और बाद में इन्हें होश नहीं आएगी कि हमने इसकी सप्लाई बेहतर करनी है। अभी ये बताएं कि मैंने पिछले दिनों देखा, कुछ तस्वीर भी देखी, कुछ वीडियोस भी देखी, डॉक्टर्स को मारा पीटा भी गया है। जाहिर है वो एग्रेशन तो होता है कोरोना की वजह से, और एक जो बिला वजह का नैरेटिव बिल्ड किया गया है वही जहर के टीके वाला और चीज़ों वाला। अब मुझे बताएं कि अभी सूरत हाल क्या है? क्या आपको कोई प्रोटेक्शन वगैरह दी जा रही है, या आपको अस्पतालों के अंदर क्या मुश्किलात दरपेश हो रही हैं? आतिफ साहब। मुर्जा भाई, प्रोटेक्शन तो कोई चक्कर नहीं है, और उनकी बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि मैं विद इन 1 and 2 वीक सिक्योरिटी बिल को अप्रूव करवा लूंगी। सिक्योरिटी बिल का वादा किया उन्होंने, NPA का वादा किया जो कि डॉक्टर्स का नाजायज काटा जा रहा है, KPA का वादा किया जिसका 1 साल से बजट गवर्नमेंट के उसके अंदर अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, वो 1 साल से पेंडिंग है। साथ मजीद ह्यूमन रिसोर्स देने का वादा किया। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो वादे किए हैं ये पूरे करेंगे। रही बात प्रोटेक्शन, मुर्जा भाई, हमें मरीजों को इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए कि अगर उन खुदा न खास्ता उनका कोई घर वाली की डेथ होती है या प्यारे की डेथ होती है, तो उनको इस चीज़ से डिस्करेज करना चाहिए, मीडिया के थ्रू भी और हर बंदे के थ्रू भी, कि वो ये कोई लॉजिक है या इसके थ्रू वो डॉक्टर पर तशद्दुद कर सकते हैं या हॉस्पिटल के अमला को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जो हम विंडो देते हैं ना, कि हम ये जो शक का फायदा देते हैं, ये जो हमदर्दी का फायदा देते हैं कि भाई उनकी डेथ हुई थी और वो गरीब थे और वो बड़े टेंशन में थे, तो वो डॉक्टर से लड़ पड़े, डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया या अमलाक को नुकसान पहुंचा दिया, तो ये राइट किसी को दिया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। किसी को राइट नहीं दिया जा सकता कि अगर वो बहुत खुश है तो किसी को नुकसान पहुंचाए, और अगर वो बहुत गरीब है
तो या वो डॉक्टर पे अटैक कर दे या वो अपनी परसेप्शन के ऊपर या रॉन्ग परसेप्शन के ऊपर हमसाये के ऊपर अटैक कर दे। तो ये एक मुल्क है, ये एक सिविलाइज सोसाइटी है, यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, यहाँ हर इंसान मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा दुख से भी गुजरता है, खुशी से भी गुजरता है, तो उसने वो बियर करना है और प्रैक्टिकली अप्रोच अपनानी है। यही बात डॉक्टर के खिलाफ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, तो इसकी तो मैं सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को समझता हूँ। आतिफ भाई, मुझे एक बात तो बताइए, मतलब मैं एक एनालिसिस कर रहा था, एक चैनल पर मैं इंटरव्यू दे रहा था, एज ए एनालिस्ट उन्होंने बुलाया था, तो मैंने वहाँ सोच समझ के बात बताई। मैंने कहा कि शायद डॉक्टर्स का कसूर नहीं है, फैसिलिटीज़ का भी इतना कसूर नहीं है, शायद हमारे अस्पतालों का भी इतना कसूर नहीं है, या बीमारी आई और उसकी वजह से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई शायद उसका भी कसूर नहीं है, हमारा जो बना हुआ सिस्टम है उसका बहुत ज़्यादा कसूर है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हुई। क्या आप इसको सेकंड करते हैं? नहीं मुर्जा भाई, थोड़ा सा इसको ब्रॉडर विजन में देखते हैं। देखिए 362 अरब रुपए का बजट है हेल्थ का। जी हाँ, ठीक है। इसके बावजूद 12 करोड़ अवाम है पंजाब की, 22 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की। ये जो होता है ना, इलेक्शंस होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा नारा होता है फ्री अद्वियात। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसके ऊपर गवर्नमेंट अपने इमेज क्रिएट करती है, वोट लेती है। इमरान खान ने हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर वोट ली है, लोगों को उम्मीदें दिलाई हैं। अब आप इस चीज को समझें कि जब एक 22 करोड़ अवाम 5 साल के अंदर उसका किसी न किसी तरीके से हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट हो जाता है, जब वो समझते हैं कि उन्हें दवाई नहीं मिल रही, जब उन्हें समझते हैं कि उन्हें बेड नहीं मिल रहा, जब वो समझते हैं कि हॉस्पिटल के वो हालात नहीं है जो कि हमसे वादा किया गया था, या सियासतदानों ने जिस पे वोट लिए गए थे, तो वो सियासतदानों के गला पकड़ेंगे। ऐसा ही है। बिल्कुल सही। तो सियासतदान इस चीज को समझे कि डॉक्टर्स को और हेल्थ प्रोफेशनल्स को जानबूझ के विलन बनाया गया है सियासतदानों की तरफ से। इस सारे शोबे को पॉलिटिसाइज किया गया। क्यों? अवाम का गिरेबान, अवाम के हाथ या तो डॉक्टर से गिरेबान में होंगे या सियासतदानों के गिरेबान पे होंगे। तो वो इसको ठीक नहीं कर रहे या डॉक्टर, हमें जानबूझ के विलन बनाया गया है। अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, इस पर पॉलिटिक्स की गई है, इस हमें विलन बनाया गया है, और ये नेगेटिविटी अवाम के अंदर इंड्यूस की गई है कि इस तमाम बेड ना मिलने के जिम्मेदार डॉक्टर है, दवाई ना मिलने का जिम्मेदार डॉक्टर है, ऑक्सीजन ना मिलने का जिम्मेदार डॉक्टर है, तो अवाम इसमें बिलीव करती है। और आप देखिए कि ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हमारे हाथ में सारे मरीज चेक करके उसको पर्ची पे लिख देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इस नेगेटिव जो एक मरीज हमारे हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है, वो एक माइंड लेके आता है कि मैं जिसके पास अपना मरीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है, उससे मैंने दवाई लेनी है, उससे मैंने बेड लेना है, उससे मैंने पंखा लेना है, उससे मैंने पैरामेडिक्स लेने हैं, लेने हैं। तो साथ अगर ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, वो मेरे साथ जुल्म कर रहा है और वो ही मेरी तकलीफ का जिम्मेदार है। तो ये पूरा नेगेटिव है। मैं ये इसका सिस्टम, मैं ये समझता हूँ कि सिस्टम कैसा बनाया गया है ताकि हम किसी को विलन साबित करके अवाम के फैसो गजब का सियासतदान शिकार न हो। बिल्कुल ठीक। आई गॉट यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आतिफ चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मेरा हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ज़रा जिक्र करते हैं कि वफाकी बजट आया, तमाम सूबों ने तकरीबन अपना अपना बजट दे दिया है। तो ये जो हालिया बजट है 2020-21 का, ये मौजूदा इकॉनमी को किस हद तक बहाल करेगा भी या नहीं करेगा? बेरोजगारी तो बढ़ रही है, महंगाई तो उसी तरह बढ़ रही है, और लोग घरों के अंदर बंद है, उसी तरह रोजगार में भी कमी आ रही है। तो किस हद तक बहाल करेगा, इसका तफसील से जायजा लेंगे एक बार। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया कि बजट 2020-21 तमाम सूबों ने तकरीबन अनाउंस कर दिया हुआ है। ये जो बजट पेश हुआ है, ये जो मौजूदा इकॉनमी की कंडीशन बनी हुई है, उसको किस हद तक बहाल करने में मदद दे सकता है, या देगा, या शायद बिल्कुल नहीं देगा। दूसरा ये कि हालिया बजट में जो हालिया इकनॉमिक कंडीशंस हैं, उसको कितना मद्देनज़र रखा गया। बेरोज़गारी तो लगातार बढ़ रही है, उसके बाद कारोबार के जो मौके हैं वो भी कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स का जो ड्यूरेशन है, वो जो
कारोबारी तबका है वो खुद भी परेशान है। कुछ लॉकडाउन की वजह से 2 दिन हफ्ते में छुट्टी होती है, 2 दिन तो कारोबार नहीं हो पाता है। गो कि एक दिन संडे को वैसे ही मार्केट्स बंद होती थी, लेकिन सैटरडे को खुली होती थी, तो वो भी नहीं हो पा रही है। उसका कितना नुकसान हो रहा है। फिर एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन का मसला भी चल रहा है इंटरनेशनल। ये सारा मजमूई तौर पर जो कोरोना वायरस के असरात हैं, ये इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं हमारी, इसको किस तरफ लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हमने दावत दी है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशी और इक्तिसादी अमूर, हमारे साथ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा आप हमारे कहने पर आते हैं, हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हम आपके बड़े मशकूर हैं। सर ये जो हालिया बजट है, ये पाकिस्तान की जो मौजूदा इकॉनमी है उसके लिए कितना फ़ायदेमंद, सूदमंद है, या सहारा देगा, या उसको बहाल करने की पोजीशन में है? बहुत शुक्रिया सर। आपके आम तौर से जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अहमियत आवाम की भी होती है, जो कि मईशत की अगर तरक्की हो तो आवाम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। बजट तकरीर में कहा गया कि ये कोरोनाई बजट है और बहरानी कैफियत का बजट है। पहले तो ये हमें डरा धमका दिया उन्होंने। सही। और ये बताया गया कि इसके जो मकासद हैं, नंबर 1 तो ये है कि जो IMF का प्रोग्राम हमारा सस्पेंडेड है, जिससे सितंबर में मुज़ाकरात शुरू होंगे, तो वो उसको बहाल कराया जाए, यानी उनकी शराइत पूरी की जाए। और दूसरा ये था कि जो तरक्याती अखराजात इसमें मुख्तस किए गए हैं, उनके ज़रिए रोज़गार के नए मौक़े फराहम करना। ये चीज़ इसलिए इंतहाई अहम है कि आपको पता है कि लाखों लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं कोरोना की वजह से, और ये तो मसला पहले भी था। और दूसरी बात ये थी कि इसीलिए उन्होंने कुछ रिलीफ में जो आवाम को दिए हैं, पहले मैं उसका मुख्तसरन जिक्र कर दूं कि जो 1240 अरब रुपए का इक्तिसादी पैकेज आपके इल्म में है कि दिया गया था, तो कम से कम 350 अरब रुपया बराह रास्त गरीब आवाम को मुंतकिल किए जाएंगे, नकद रकम और राशन वगैरह की शक्ल में। इसमें अगर ज़रूरत हो तो मेरे ख्याल से इजाफा भी किया जाना चाहिए, और अगर ज़रूरत हो तो कई सौ अरब रुपए के नोट छाप दें, क्योंकि असल चीज़ जो है ना, अवाम है, उनकी सेहत है, उनकी ज़िंदगी है, उनके मसाइल हैं। सही। अब इसमें एक तो हमने ये देखा कि एहसास प्रोग्राम में 21 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, जो जाहिर है कि आवाम को ही जाता है। तो इसमें अगर मैं पहले आप 4 तजावीज़ आवाम के नुक्ता नज़र से मुख्तसरन दे दूँ। पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि अब आमदनी में इजाफा टैक्सों में तो बहुत ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि कई हज़ार अरब रुपए के जो नाजायज़ असासे हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद हैं और जिन पर लास्ट टैक्स एमनेस्टी स्कीम में भी फ़ायदा नहीं उठाया गया, अब तक 14 टैक्स एमनेस्टी आ चुकी हैं, और पिछली टैक्स एमनेस्टी स्कीम में ये कानून था कि हम उनको सख्ती से निपटेंगे। तो चूँकि उनकी तफसीलात हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि शहजाद अकबर साहब के ये काम हवाले कर दें कि वो फहरिस्तें मंगाएं और नोटिस मंगाएं, 900 अरब रुपये वसूल कर लें और इस पैसे को तालीम और सेहत पर डाल दें। ये तो बड़ी बहुत अच्छा पॉइंट। ये थी कि रोज़गार असल चीज़ है, तरक्याती अखराजात के ज़रिए इतना रोज़गार नहीं आएगा। तो मुख्तसरन मैं ये बचाना चाहता हूँ कि जो 208 अरब रुपया आपके एहसास प्रोग्राम में हैं, आप उसको मुंतकिल करें, उसमें 50 अरब रुपये अलग कर लें, और बैंकों से कहें कि जी 150 अरब रुपए के कर्जे फराम करें, जो है प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, छोटे किसान, घरेलू खवातीन, और वो 20% इक्विटी जो मांगते हैं वो 50 अरब रुपए उसमें से दे दें एहसास प्रोग्राम में से। तो इस तरह 200 अरब रुपए इन लोगों को मिल जाएगा, रोजगार हो जाएगा, और ये बड़ी अहम जरूरत है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा पॉइंट। बात ये थी कि जो मैंने बताया कि जो 900 अरब रुपए के असासे हैं, सॉरी रकूम आएंगी आपको नाजायज़ असासों से, उसको सिर्फ और सिर्फ तालीम और सेहत पर डाल दें। देखिए तालीम में आपको मैं बताऊं कि 23 मिलियन बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे, प्राइवेट स्कूल भी नहीं जा रहे, और मेरा खदशा ये है कि 2075 तक भी हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, हालांकि कानून की रिक्वायरमेंट है। अब सेहत का आपको पता है कि हमारा निज़ाम तबाह था, और कोरोना के बाद ये और दबाव का शिकार हो गया। एक सीनियर प्रोफेसर सिंध के हैं, उन्होंने ये कहा कि जी पहले ये दबाव का शिकार था, कोरोना के बाद ये मसला आ गया। अगर सक्खर या रोड़ी में एक आदमी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक या बड़ा हादसा होता है और उसको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो हैदराबाद और कराची लाते लाते तो वो रुखसत भी हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, सेहत का निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात बेहतर बनाना ये बुनियादी ज़रूरत है। तो अब मैं ये कहता था कि एक तो तामीराती शोबे में हम ये करें कि हज़ारों स्कूल बनाएं, 3-3 कमरों के, 4-4 कमरों के, और 3-3, 4-4 कमरों की डिस्पेंसरियाँ भी बनाएं, ताकि लोगों को अपने घर के करीब इलाज मिल जाए, और बाकी बड़े अस्पतालों की हालत बेहतर बनाएं, ताकि इन दो चीज़ों से निपटा जा सके। ये तो बुनियादी ज़रूरत हो गई। अब दूसरा जो आपने मईशत की बात की है, तो मैं आपके जो है तवज्जो 2 चीज़ों की तरफ दिलाऊंगा। सर देखिए,
242 अरब रुपए गया कि ये फाजिल सूबे फराहम करेंगे, लेकिन सूबों से कोई मुआहदा तो आपने किया नहीं था। तो कम से कम 3 सूबों ने उससे इनराफ कर दिया, जिसमें पख्तूनख्वा भी शामिल है, जो है बलूचिस्तान भी शामिल है और सिंध भी शामिल है। उससे क्या आपको पता है कि 260 अरब रुपए का झटका, 260 का झटका पहले ही लग गया, अभी तो बजट शुरू भी नहीं हुआ। सही, तो बड़ा संगीन मामला है। हमें ये भी पता है कि पंजाब ने सिर्फ कंप्लाई किया है, लेकिन जब उनके पास इतने पैसे टैक्सों में आएंगे नहीं, तो अगर वो ये फाजिल दिखाएंगे तो जाहिर है कि तरक्याती अखराजात में कटौती करेंगे। ये तो तबाकुन है। तीसरी बात जो मैं आपके खिदमत में लाना चाहता हूँ वो ये है कि FBR ने ये कहा कि जी 4 का हदफ है 4,963 अरब रुपया, उसमें से आपने 2,873 अरब रुपए सूबों को देने हैं और आपके पास बचते हैं 2,090 अरब यानी 21 अरब, और दिफा और सूद में आपको देने हैं 4,235 अरब यानी से दुगने। तो ना सूबों को ये रकम पूरी जाएगी, ना ये वसूली होगी। तो ये पूरे जो बजट है सूबों के वफाक के, ये जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट हो गए ना। और जो चैलेंजेस दरपेश हैं मईशत को, मसलन बजट तकरीर में ये कहा गया कि जी 3,300 अरब रुपए का नुकसान कोरोना की वजह से हो चुका है। अब देखिए, ये हमारे जो बड़े बड़े वुज़रा हैं ये भी ब्यूरोक्रेसी के कहने पे चलते हैं। आपके इल्म में है कि हुकूमत ने ये तस्लीम किया है, मनसूबाबंदी कमीशन ने तजवीज़ किया है कि हमारा ग्रोथ रेट 1.9% रहेगा 2020 में, आपको भी पता है। लेकिन इस तस्वीर में ये लिखा हुआ है कि हमारा 3.3% की शरह नमू से मनफी 0.4 हो जाएगा। तो भाई 3.3 तो है ही नहीं, तो ब्यूरोक्रेसी ने लिख दिया और उन्होंने पढ़ दिया। तवज्जो ही नहीं करते इन चीज़ों पर, सियासत पर है। और ये 0.4 भी नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, ये -1 होगा। तो अगर गुर्बत बढ़ती है, क्योंकि हमारी बरामदात गिरने वाली हैं, हमारी तरसीलात गिरने वाली हैं, IMF का दायरा हमारे ऊपर तंग होने वाला है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो आपको पता है दांत तेज कर रहा है अक्टूबर के लिए। उधर हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसने इसलिए ज़्यादा वो अपनी वो दिखा रहा है बहादुरी, क्योंकि चीन से वो पिटा है और चीन का दबाव पड़ा है अमेरिका के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर कि जी आप ज़रा छेड़छाड़ करें, क्योंकि अमेरिका चीन के साथ वो चाहता है कि कोई इनडायरेक्टली फौजी कन्फ्लिक्ट हो और CPEC को नुकसान पहुंचाया जाए। ये दोनों हस्तात भी हमारे पास होंगे, बरामदात का भी मैंने बता दिया, टैक्सों की वसूली भी नहीं होगी। तो आप जरा संजीदगी से बैठ जाएं, आपस में बैठ जाएं, सियासतदानों को साथ मिलाएं, माहिरीन को साथ मिलाएं, सियासी तनाव कम करें। लेकिन डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बहुत ज़्यादा फोकस है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी है, लेकिन उस तरह से ज़्यादा नहीं है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर सबसे पहले रिलीफ दिया गया और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बहुत ज़्यादा इस पर इत्मीनान का इजहार भी किया। हमारे पास पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पड़ी है, एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जाहिर है एजुकेशन सेक्टर, बाकी सेक्टर्स भी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकॉनमी है, हम शायद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करें। यानी एग्रीकल्चर और उसके बाद जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है कॉटन क्रॉप के साथ, क्या वाकई इस बजट के अंदर उस पर ज़्यादा फोकस किया गया? क्योंकि हम एक ब्लैक होल के अंदर हैं, हमें नहीं पता कि आगे कोरोना की वजह से सिचुएशन बननी क्या है। ये जो हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें फ़ायदा दे सकते हैं और उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है अभी भी? देखिए, आपने जो नुक्ता उठाया है इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती और मईशत और अवाम तीनों से है, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि बिलाशुबा ज़री शुबे को अहमियत देनी होगी, ज़्यादा रकूम मुख्तस करनी होगी, रिसर्च इसमें ज़्यादा करनी होगी, खाद और बीज की फराहमी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर इसमें इस्लाहात की जाएँ तो जो आज इसकी GDP है जिसमें 12 करोड़ लोग इससे मुंसलिक हैं, उसमें 5 गुना इजाफा पाकिस्तान की कैपेसिटी है, 5 टाइम्स। तो अगर 12 करोड़ लोगों की आमदनी 5 गुना बढ़ती है तो जरा सोचें। तो ये तो बिल्कुल फोकस तो सही है, लेकिन अमली इक़दाम इसमें कम है, नंबर 1। दूसरा जो अहम आपने नुक्ता है तामीराती शोबा कंस्ट्रक्शन, इस पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं चाहता हूँ इसको ज़रूर खोलें, मगर पहले मरहले में मैं ये चाहता हूँ हज़ारों स्कूल खोलें। आप प्राइमरी स्कूल 4 कमरों के बनाएं, वहाँ डबल शिफ्ट में स्कूल तालीम दें, असातिज़ा को नौकरियाँ दें, डबल शिफ्ट में 4-4 कमरों के बाद मार्च से जून तक कंप्लीट कर लें और 4-4 कमरों के डिस्पेंसरियाँ बना दें, छोटे छोटे दवाखाने, ताकि लोगों को घर के पास सहूलत मिल सके। वहाँ एक डॉक्टर और एक फीमेल नर्स और एक मेल नर्स रख दें। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को यूज़ करें तालीम और सेहत में, दवाखाने और ये बनाने के लिए पहले मरहले में। आगे चल के ऐसा करेगा, हालात ठीक होंगे, ज़रूर मकानात बनाएं, मगर प्रायोरिटीज़ को अगर दुरुस्त नहीं किया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। ये बड़ा अहम मौका है
कौम को भी समझ रही है कि मुश्किलात हैं। हुकूमत के लिए ये मौका कि इस वक्त जो काम पहले नहीं हुए, जो पिछले 2 वर्षों में उन्होंने नहीं किए, अब कौम को एतमाद में लें, सियासतदानों को एतमाद में लें, पार्लियामेंट को एतमाद में लें, मीडिया के हम लोगों को एतमाद में लें, दानिश्वरों को एतमाद में लें और बताएं जी ये मुसीबत है। ये सब्ज बाग ना दिखाएं जो बजट में दिखाए गए हैं। जैसे कहा जी स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी कामयाबी, अरे भाई कई हजार अरब रुपए डूबे हैं इस हुकूमत के बनने के बाद, और आप हमें ब्लूमबर्ग की पुरानी एक रिपोर्ट का हवाला देने। तो ये बातें छोड़ें, जो हकीकत है वो बता दें और उसके बाद मशवरे से शरीक करके, सियासी तनाव कम करके ये एक इकनॉमी को अगर हम मंसूबाबंदी करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम इन पर काबू ना पा सकें। क्योंकि अगर आप मईशत के अलावा मैं एक जुमला आपको बता दूं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम किसी पर उतना बोझ नहीं डालते जितना वो नहीं उठा सकते। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना बोझ पड़ गया अब तो तबाह हो गए? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जरूर मुश्किलात हैं, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए अल्लाह ताला ने वसाइल और सलाहियत दी है। नियत और एक्शन की जरूरत है। अगर ये करते हैं तो अल्लाह ताला कामयाबी देगा। ये बड़ा वक्त है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप कौम को एजुकेट करें। सर, आईटी सेक्टर जो है ये कितना पोटेंशियल रखता है अगर इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए या इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए? देखिए, आईटी सेक्टर और इंजीनियरिंग जी ये हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा। टेक्सटाइल में मजीद बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा क्योंकि दुनिया की बरामदात का 5% टेक्सटाइल है और 50% जो है वो इंजीनियरिंग है। अब हमें आईटी की तरफ ही जाना है, बिल्कुल जाना है, और हमें जो है इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना है। इन झगड़ों से निकलेंगे, सब्सिडी दे दी, राइट ऑफ कर दिया, एमनेस्टी ले आए, ये खुदा के लिए बंद करें। इस मुल्क को आगे अगर ले जाना है, आपने बिल्कुल सही कहा है, आईटी और इंजीनियरिंग यही हमें कामयाबी की तरफ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी करते हैं, बहुत मशकूर है सर हम आपके। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद चूंकि आईटी का, इंजीनियरिंग का जिक्र चल निकला है और आईटी से जुड़ा हुआ ई बिजनेस है जो मुख्तलिफ ऐप के जरिए बिजनेस होता है, करीम है, ऊबर है, फूड पांडा है, तो इसका जिक्र करेंगे। इसका कितना पाकिस्तान में स्कोप बढ़ा है इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, जिसमें लोग बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर खाना नहीं खा पा रहे या बाहर से कुछ चीज़ नहीं मंगवा पा रहे, या ऑनलाइन शॉपिंग जो है, ये जो ई बिजनेस है इसका कितना बेनिफिट हुआ है। और इसमें जाहिर है बैंकिंग सेक्टर भी जुड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी, कोरियर सेंटर भी जुड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है इसमें। इसका कितना स्कोप बढ़ा है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जब से कोरोना वायरस का अटैक हुआ है और उसके बाद फिर क्वारंटाइन, लॉकडाउन, इसकी बातें सुनने के बाद फिर घरों में एहतियात करना, घरों में रहना, उसके बाद से जो ई बिज़नेस है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा उसने प्रिवेल किया है। सिर्फ इसी ने नहीं बल्कि इसकी एक बड़ी ही मशहूर ऐप फूड पांडा साइट भी है, ऐप भी है, इसने बहुत ज़्यादा कमाल काम किया। ख़ास तौर पर इस कोरोना के अंदर जो भी आप खाना चाहते हैं, तो जिसने बिज़नेस करना था, जो खाने पीने की चीज़ें बनाता था, वो भी एक क्वारंटाइन सूरत के अंदर बना सकता था और उसके बाद उसको डिलीवर करने वाला, उसको भी बिज़नेस मिला, और उसके बाद जिसने खाना है उसके घर तक वो खाना भी पहुंचता रहा, आपको खुद भी वहां जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने बहुत ज़्यादा काम भी किया। सिर्फ ये नहीं बल्कि कोरोना वायरस कोविड-19 जो था, इस दौरान में जो मुश्किलात आई उसमें बहुत ज़्यादा चैरिटी भी की, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद भी की, फिर साथ में एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाया। जो बेरोज़गारी बढ़ रही थी, बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाए थे, वो इस कंपनी के साथ जुड़े और इसने दिन देखते ही देखते बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में चेंज किया और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मोटरसाइकिल लें, अपना उसके पीछे बैग रखें और बस ऐप के अंदर इन हो जाए और उसके बाद फिर आप चल और चीज़ें प्रोवाइड करते जाएं और फिर आपको इसका फ़ायदा होता ही जाता है। कुछ सवालात उठाएंगे कि ये जो फूड पांडा है इसने कैसे प्रोवाइड की एम्प्लॉयमेंट, फिर इसने कोविड-19 में किस तरह से लोगों की मदद की, इनसे ज़रा ये भी जायज़ा लेंगे। इस सेगमेंट करने का मकसद ई बिज़नेस को समझना है, उसका भी ज़रा हवाला लेंगे और जानेंगे। मेरे साथ मुंतका पराचा, कमर्शियल डायरेक्टर है फूड पांडा के। मुंतका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी एप्रिसिएशन, बहुत खूबसूरत नाम है आपका, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है मुंतका पराचा बोलते हुए। बहरहाल सबसे पहले ये फरमाइएगा कि जो फूड पांडा है बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा इसकी आउटपुट आ रही है, एम्प्लॉयमेंट में भी, काम में भी बहुत ज़रूरत है, बिज़ी रहती है बहुत ज़्यादा ये साइट भी और ऐप भी।
कैसे प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयमेंट लोगों को? क्योंकि मेरे नॉलेज में आया है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हुई, बहुत सारे लोग घरों में आ गए, नौकरियां उनकी ख़त्म हो गई और उन्होंने इसके अंदर इन होना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट बहाल हुई। जी बिल्कुल। मैं 2 एंगल से इसको कवर करूंगा। एक तो सबसे पहले हम कवर करते हैं जो आप सब लोग देखते हैं, जो हमारे राइडर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे हमारा बेसिकली फोर्स है जो डिलीवर करती है आजकल के हालात में भी। कोविड की सिचुएशन है, उसमें SOPs बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उसमें इनको सारा दिन हेलमेट, मास्क, सैनिटाइजर्स, कॉन्स्टेंटली अपनी हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। तो राइडर्स के एंड पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया था जब इनिशियल लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज भी आया था लॉकडाउन में पहले कि कुछ लाइक फॉर एग्जांपल पंजाब और KP में पहले ओपन हो गई थी डिलीवरीज और सिंध में बाद में हुई थी। तो सिंध ऑलमोस्ट फॉर 1 मंथ डिलीवरीज भी क्लोज रही थी। तो उस टाइम पे हमारे राइडर्स ऑब्वियसली उनका सारा लिंक्ड है क्योंकि ये फ्रीलांस राइडर्स होते हैं, फूड पैंडा के डायरेक्ट एम्प्लॉइज नहीं होते। तो हमारे पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जी इनकी किस तरह हम आमदनी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने 1-2 चीज़ें उस टाइम पे की। एक तो हमने सबसे पहले ये किया कि इनको हमने सपोर्ट पैकेजेस प्रोवाइड किए। जो हमारी इंडस्ट्री में अगर हम देखें, जो गिग इकोनॉमी जिसको कहते हैं, इस इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक एनी अदर कंपनी पाकिस्तान में इस लेवल पे उन्होंने सपोर्ट किया अपने एम्प्लॉइज को और अपने स्पेशली ये जो हमारे आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज होते हैं इनको। तो हमने उसमें क्या किया कि जी इनको सपोर्ट दी हमने इन टर्म्स ऑफ मील्स असिस्टेंस, ताकि इनकी जो है ना एक घर का चूल्हा चलता रहे। सही। इसके साथ साथ जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहाँ शुरू में ऑब्वियसली एक चैलेंज था। लोग बिकॉज बहुत डरे हुए थे कि जी कोविड है, अब खाना हम ऑर्डर करें फूड पैंडा के थ्रू या किसी भी रेस्टोरेंट के थ्रू डायरेक्टली जो घर लेके आए राइडर, तो सेफ है कि नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन थी उस टाइम पे। तो लोग जरा डर रहे थे, तो ऑर्डर्स बहुत गिर गए थे। उसके अलावा चेक्स बहुत ज़्यादा थे। हर एरिया में एंटर होने के लिए चेक पॉइंट से कभी पुलिस अलाउ करती थी, कभी नहीं अलाउ करती थी, क्लैरिटी नहीं थी। तो हमने उस टाइम पे फिर ये किया कि इनके इंसेंटिव्स को हमने सबके राइडर्स को बढ़ा दिए कि जी जो पहले अगर फॉर एग्जांपल एक डिलीवरी पे X रुपीस कमाया करते थे, तो अब वो एक डिलीवरी पे X + Y रुपीस कमाएं, ताकि उनका जो है अर्निंग पोटेंशियल वो चेंज ना हो। फिर जब सब चीज़ें खुल गई, गवर्नमेंट के साथ हमने काफ़ी काम किया। दे वर वेरी हेल्पफुल विद अस। उन्होंने हमारे साथ बैठ के हमें अलाउ किया कि जी आप डिलीवरीज करें, बिकॉज पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो लॉकडाउन के टाइम पे डिलीवरीज जो हैं हैव बीन कंसिडर्ड एज एसेंशियल सर्विसेज। जिसका मतलब ये है कि इनको बंद नहीं करना, ये घर पे पहुंचाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बरकरार रहे और लोगों को घर से निकलना ना पड़े। एक बंदा घर से निकले एज अपोज टू जो राइडर है वो एज अपोज टू हर घर से कुछ 6-6, 8-8 लोग निकले। तो हमने जब ये सारा देखा तो उसके बाद हमारा जो है ग्रोथ बहुत हुई। जब ग्रोथ हुई तो राइडर्स की ऑब्वियसली हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ी। तो हमने इमीडिएटली राइडर्स को अपना जो हमारा राइडर्स की रिक्रूटमेंट थी उसको हमने बहुत बढ़ाया। साथ साथ हमने अपनी लॉन्चेस थी इन अदर सिटीज़, नई सिटीज़ में हम लॉन्च हुए, वो भी हमने अपनी जो है उसको मिड अप्रैल में दोबारा हमने स्टार्ट कर दिया ताकि उस पर भी कोई क्या कहते हैं वो स्लो डाउन ना हो। तो उधर से भी हमारी फिर ग्रोथ आई। तो एक हमने राइडर्स और लिए, एक हमने नई सिटीज़ लॉन्च की, उससे हमारी ग्रोथ आई, वहाँ पे राइडर्स रिक्रूट करने पड़े। तीसरा हमने ये किया कि हमारा जो होम शेफ्स का डिवीजन है, जो घर बैठ के लोग अपने घर से खाना पका के फूड पैंडा के प्लेटफॉर्म से बेच सकते हैं, उसको हमने डबल डाउन करके उस पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि उधर से हम इंक्रीज करें। बिकॉज बहुत सारे लोग थे जो अभी जिनकी जॉब जो है वो ख़त्म हो गई थी या जॉब पे जा नहीं सकते थे, खत्म नहीं हुई, लेकिन बिकॉज ऑफिसेज बंद हैं तो ऑफिसेज भी सब सैलरीज उस हिसाब से नहीं पे कर सकते, तो सप्लीमेंट्री इनकम उनको आ जाए। तो वो बहुत स्केल अप हुआ। हमारा प्लान है इंशाल्लाह 1 लाख होम शेफ्स ऑनबोर्ड करने का फूड पैंडा के प्लेटफॉर्म पे। जबरदस्त। उस तरह घर बैठ के औरतें, मर्द जिनको शौक है खाना पकाने का, जिनके हाथ में पता है आपको पाकिस्तानियों के हाथ में जायका भी बड़ा होता है, तो उसको प्रमोट करें हम। क्या खूबसूरत आइडिया, क्या बेहतरीन मुंतखब भाई, क्या जबरदस्त आइडिया है कि आप 2 घंटे खाना पकाएं, बिरयानी बना लें और उसको फूड पांडा पर डाल दें, चाहे 5 किलो चावल 2 किलो चावल के साथ बना लें, शाम को 500 रुपया बच जाएगा, 600 रुपया बच जाएगा, तो बिजली के बिल नहीं तो कम से कम ग्रॉसरी निकल आएगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि फूड पांडा ने इस कोविड-19 के फेज़ के अंदर अभी तक चैरिटी बहुत की, लोगों की मदद बहुत की। वो कैसे की आप लोगों ने? हमने इसमें हमारे रेस्टोरेंट्स का भी बड़ा हाथ है इसमें। हमने इनिशियली हमने 2-3 चीज़ें इसमें भी की। एक तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि राइडर्स का हमने जो एक पैकेज अनाउंस किया था, वो वाला काम तो हमने किया था कि जो आपके डेली वेजर्स हैं इनको कोई इफेक्ट ना हो, उनकी रिक्रूटमेंट थी। सेकंड हमने ये किया कि हमने कुछ रेस्टोरेंट्स के साथ मिलके उन्होंने हमारे साथ बल्कि पार्टनरशिप की, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू अ लॉट ऑफ द रेस्टोरेंट्स।
हमने फ्री फूड डिलीवर किया टू द पुअर एंड द नीडी, ताकि उनको जाके वहाँ पे डिलीवर, फूड पैंडा डिलीवर करता था टू ऑल द पीपल इन पाकिस्तान। और उसके साथ हमने एक और काम ये किया कि जो आपके फ्रंट लाइन के जो लोग हैं, जो मेडिकल सर्विसेज के पर्सनल हैं हॉस्पिटल्स में, उनको खाने भी डिलीवर किया हमने, ताकि उनको ना जाना पड़े कहीं और खाना लेने के लिए। तीसरा हमने ये किया कि जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो ऑन द रोड, पुलिस, आर्मी, रेंजर्स, ये सारे जो चेक पोस्ट पे खड़े थे, जो अपने आप को डेली एक रिस्क पे डाल रहे हैं लोगों को चेक करने के लिए, उनको भी हमने फिर काफ़ी फैसिलिटेट किया। इसके अलावा हमने ये किया कि हमने अपनी ऐप के ऊपर, अभी भी लोग देख सकते हैं अगर वो हमारे ऐप पे जाएं या वेबसाइट पे जाएं, फूड पैंडा केयर्स के नाम से एक स्विम लेन जो है वो अवेलेबल है। स्विम लेन वो हॉरिजॉन्टल एक तो उसमें होती है लेन, जहाँ पे वेंडर्स जो हैं उनके नाम, रेस्टोरेंट्स के नाम लिखे होते हैं। उसमें जो ऊपर ही अगर आप देखें तो फूड पैंडा केयर्स के नाम से है। उसमें ये है कि जी हमने डोनेशन के लिए ना बहुत सारे एनजीओ के साथ हमने पार्टनर किया, तो हमने डोनेट अ मील वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो वहाँ पे लेके आए। बहुत हमने मिलियंस में डोनेशंस जो हैं वो जमा की हैं। हमारा मुल्क अगेन बहुत दाद देनी चाहिए सारे लोगों की कि वो बढ़ चढ़ के आगे निकलते हैं, अपने लिए 2 वक्त की रोटी को सिर्फ रोकते हैं, 30 वक्त की रोटी को डोनेट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा दिल है पाकिस्तानियों का। तो बहुत लोगों ने डोनेट किया, उसके थ्रू भी वो अभी भी हमारा चल रहा है एंड वी प्लान टू मेक इट परमानेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसमें मुंतका भाई एक और मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है। मैं पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहा हूँ कि कहीं से आपको सवाल करूँ ऐसा कि जिसमें आप कहें कि नहीं अभी हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। तो मेरे ज़हन में एक सवाल आया है कि अमूमी तौर पर रेस्टोरेंट्स में देखा जाता है, अमूमी तौर पर पाकिस्तान में ये कल्चर सा है या शायद आदत सी है कि खाना बच जाता है बहुत दफ़ा, और वो जो प्लेटर लिया जाए तो उसमें से अपनी डिश के अंदर डाल के बाकी बच जाता है। इसके ऊपर भी कोई काम किया है फूड पांडा ने कि वो कलेक्ट किया जाए और उसको बाद पैक करके नीडी पीपल को भेजा जा सके? कोई इस तरह इसका कोई काम? इस पे हमने डायरेक्ट काम नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा एक काम है इसमें, और वो ये है कि जब हमारे ऑर्डर कैंसिल होते हैं किसी भी वजह से, खाना लेके हमने पिक कर लिया वेंडर से, रेस्टोरेंट से, और वो जब हम कस्टमर को डिलीवर करने गए तो कस्टमर अनअवेलेबल हो गया या देर बहुत हो गई अगर फॉर एग्जांपल, तो उसने कैंसिल किया, किसी भी वजह से कैंसिल कर देते हैं लोग, तो वो खाना हम वापस जाके रेस्टोरेंट को नहीं देते, क्योंकि रेस्टोरेंट ने तो ऑब्वियसली बना दिया खाना, अब वो किसी और को तो दे नहीं सकता। तो हम वो खाना जाके जो है फिर वो हम डोनेट करते हैं टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि वो खाना कलेक्ट हो सके अक्रॉस मल्टीपल सिटीज। और वो जिस तरह हमारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं जो मील्स प्रोवाइड करती हैं गरीबों को, तो वो जाके हम उनको दे देते हैं ताकि वो वहाँ पे यूटिलाइज हो सके। लेकिन इसके साथ तो इसका मतलब ये है कि आप लोग तो फिर और भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। जिस तरह की आप डेवलपमेंट बता रहे हैं ये तो ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा, और इस वक्त तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। और वो जो ई बिजनेस था जिसका स्कोप पाकिस्तान में बिल्कुल ना होने के बराबर था, वो उसका स्कोप एकदम आप लोगों ने बढ़ा दिया है। तो क्या मजीद इन्वेस्टमेंट का इरादा भी है? जी बिल्कुल, हमने अगर पिछले 2 महीनों में अगर आप देखें तो हमने 2 चीजें नई भी लॉन्च की। एक हमने शॉप्स लॉन्च की हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी इन्वेस्टमेंट उसके अराउंड काफी सारी हुई है। शॉप्स में आती हैं आपकी ग्रोसरी शॉप्स, आपकी फार्मेसीज, आपकी ये स्पेशलिटी शॉप्स, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, ये हमने अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किए फटाफट। लिटरली हम अपनी टीम की बड़ी दाद देना चाहूंगा, उन 4 दिन में ये टर्न अराउंड करके हमने लॉन्च कर दिया। हमने पिकअप भी लॉन्च किया सिचुएशन को देख के कि जी आप ऑर्डर प्लेस कर दें और जाके रेस्टोरेंट पे पिकअप कर लें, ताकि वहाँ पे रश ना क्रिएट हो, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हो सके। इसके साथ साथ हमने 2 चीजें और भी की। हमने वेंडर्स के ऊपर बड़ा इन्वेस्ट किया है, हमने बहुत अपना मार्केटिंग बजट को बढ़ाया है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल पिछले कोई 2-3 महीनों की और अगले 1-आध महीने की, तो तकरीबन 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कंपनी ने, डिलीवरी हीरो जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वेंडर्स की, उनको डायरेक्ट हेल्प की, मॉनेटरी हेल्प, तो पीपीईज की बड़ी रिक्वायरमेंट थी बहुत सारे वेंडर्स को, बहुत सारे शेफ्स को, कि वो ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, इवन बॉडी सूट्स, स्पेशली जो कमर्शियल किचन है उसमें, तो वो भी हमने डोनेट किए। 500 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को हमने डोनेट किए मल्टीपल। उसके अलावा हमने अपनी थोड़ी सी जो अपफ्रंट कॉस्ट होती हैं, जो हमारी सब्सक्रिप्शन की, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट होती है, वो हमने कोविड के टाइम पे मार्क की, वो हमने फर्दर इन्वेस्ट किया इनटू द कंट्री, ताकि लोगों को आसानी से जो है अपनी एक सेकेंडरी आमदनी की या प्राइमरी आमदनी की एक उनको ऑप्शन मिल जाए। वाह, अच्छा एक और चीज़ बताएं, मैं अब अपने ज़रा सवाल के ऊपर आता हूँ, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि आप लोग काम कैसे कर रहे हैं और क्या इसका बेनिफिट हो रहा है, ये कितनी आपने ग्रोथ की है। ये जो ई बिज़नेस है, इसका पाकिस्तान में स्कोप कितना है और ज़रूरत कितनी बढ़ गई है, और इसमें हर्डल्स क्या आ रही हैं? देखिए, ई बिजनेस अगर हम बात करें ना, तो पाकिस्तान
I would say after Indonesia, जो last एक huge growth potential था on the digital side, पाकिस्तान is now up. इंडोनेशिया ने काफी अपने आप को, अगर आप पिछले 4-5 साल में उनको स्टडी करें तो उन्होंने बहुत ग्रो किया था on e-business, e-commerce, IT, digital, fintech, इस सारे एरिया में बहुत ग्रो हुए हैं. पाकिस्तान अब जो है, अगर हम देखें, हमारी 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली हम शायद नंबर 6 पे हैं अभी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है. इसके साथ साथ हमारे पास अभी 4G ऑलरेडी है, 5G की डिस्कशंस हो रही हैं. हमारा टेलीकॉम नेटवर्क बहुत अच्छा स्प्रेड हुआ है इन द कंट्री. ब्रॉडबैंड कस्टमर्स बहुत आ गए हैं. तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में. पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो तकरीबन हमारी जो रिटेल मार्केट अगर हम सिर्फ देख लें वो $200 बिलियन से ऊपर की रिटेल की मार्केट है. अब अगर हम वर्ल्ड वाइड एवरेज लें तो 10% ऑफ दिस बिजनेस रफली जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि वो ई कॉमर्स में कन्वर्ट होगा. पाकिस्तान अभी लेस देन 1% पे है उसके. सो आप पोटेंशियल यही देख लें कि ये 10 टाइम्स और बढ़ सकता है फ्रॉम वेयर वी आर राइट नाउ. इसमें जो मेन हमारा जो स्कोप है जी वो है अराउंड कि आपने जो यंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान के, जो हमारे मिलेनियल्स जिनको कहते हैं जी, उनको टैप करना है. और उनको टैप करने का आजकल बड़ा आसान तरीका हो गया, बिकॉज वो देखते हैं कन्वीनियंस. और ई कॉमर्स से ज्यादा कन्वीनियंस कहीं नहीं मिलती. अभी आप देख लें पिछले 3 महीनों में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कंपनीज जो हैं वो ऑनलाइन और डिजिटाइज हो गई हैं जिनको प्रोबेबली पिछले 5 साल में कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी जो है अपने आप को ले आएं. मतलब भाई आप ये कह रहे हैं कि स्कोप काफी अच्छा खासा है. आई हैव 2 मिनट्स लेफ्ट. मुझे जरा मुख्तसरन बता दें उन लोगों के लिए जो मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर कोई घर में खाना पका सकता है, ये उसको बहुत अच्छी रेसिपी आती है और वो फूड पांडा के जरिए उसको बेचना चाहता है, यानी घर की खवातीन या घर का कोई अगर कोई बेरोजगार हो गया घर में बैठा हुआ, तो किस तरह से उसको वो यूज कर सकता है और किस तरह से बेनिफिट ले सकता है? देखिए बड़ा सिंपल है. मैं तो बल्कि 2 साइड पे इसको 2 एरियाज पे टच करूंगा. एक तो राइडर के, अगर कोई अभी ऐसे लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल है, लाइसेंस है और वो हमारा राइडर बनना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएं rider.foodpanda.pk और वहां से जाके वो रजिस्टर्ड हो जाएं ताकि हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं. सिमिलरली जो होम शेफ्स हैं या कोई और रेस्टोरेंट्स वाले भी हैं जो अभी शायद हमें नहीं हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, वो हमारी वेबसाइट पे जाके foodpanda.pk पे पार्टनर विद अस के ऊपर क्लिक करें. partner.foodpanda.pk पे चले जाएं, वहां पे क्लिक करें. वहाँ एक सिंपल सा फॉर्म है, बस वो आपने फिल करना है. आपको ऑटोमेटिकली कॉल बैक आ जाएगी मेरी टीम से और आपको हम फटाफट एज सून एज पॉसिबल प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे ताकि आपकी इनकम शुरू हो जाए. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कोई भी रेसिपी हो सकती है? कुछ भी जी, आपने बस जो करना है वो आप ले आएं. हम आपको गाइडेंस थोड़ी सी देते हैं, स्पेशली होम शेफ्स को, कि जी हाइजीन का कैसे ख्याल रखते हैं, पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए ताकि कस्टमर जब आपका खाना रिसीव करे तो उसको एक सेंस ऑफ सेफ्टी और हाइजीन आ जाए. बहुत अच्छे मुंतखा प्राची साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू वेरी मच. बहुत फायदा भी होगा लोगों को जो अनएम्प्लॉय हो गए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मुंतखा साहब. इसके साथ ही हमारा अब तक का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है. कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा. अपना गिरदो नवाह का बहुत सा ख्याल रखिए. अल्लाह निगहबान.